हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद क्लासेस ले रहा हूँ। कुछ घर पे प्रोग्राम्स थे, कुछ और सारी चीज़ें होने लगी, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी क्लासेस मैं आपकी नहीं ले पाया हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा मैं कि अब से आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएं, जिससे कि आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो NTPC का हो, SI वाला एग्ज़ाम हो, चाहे आपके लिए लेखपाल वाली वैकेंसीज हो, तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेनिफिट हो सके। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, वो जो टॉपिक होगा हमारा, वो टॉपिक होगा मूल विधि का। स्पेशली इस क्लासेस को हम UPSI के लिए पढ़ेंगे। UPSI के सिलेबस में मूल विधि, फंडामेंटल लॉ जिसको आप बोल सकते हो, ये टॉपिक होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो जितने भी दोस्त हैं जो आज पहली बार चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे कि जितनी भी मूल विधि की वीडियोस हैं वो मिलती रहें। इसके अलावा मैं लेखपाल से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसको डिस्कस करके उस सारे सिलेबस को मैं पढ़ाऊँगा। जैसे कि उसमें इंपॉर्टेंट होता है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, जिसके आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि सारा सिलेबस आपका एक ही चैनल पर कंप्लीट हो जाए। GS से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, सारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूँगा। चलो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। दोस्तों देखना, इस टॉपिक में हम जब शुरुआत करेंगे तो इस टॉपिक में मैं आपके लिए बता दूँ, जैसे कि 40 क्वेश्चंस होते हैं UPSI में। इस 40 क्वेश्चन में GS वाले की मैं सिर्फ पोर्शन की बात कर रहा हूँ। इसमें GS के जो 40 क्वेश्चंस होते हैं, इन 40 क्वेश्चन में सिर्फ 25 क्वेश्चन ही आपके मूल विधि और पॉलिटी से होते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ आज टॉपिक, वो है आपका UPSI। ठीक है, यूपी पुलिस में जो दरोगा की भर्ती है उसके लिए होगा। तो इसमें मैं आपके लिए जो डिस्कस कर रहा हूँ वो GS वाला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इनमें से मैं क्या कह रहा हूं आपको कि इस 40 क्वेश्चन में से 25 जो क्वेश्चंस होते हैं वो मूल विधि एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के ये क्वेश्चन होते हैं। संविधान के और मूल विधि के 25 क्वेश्चन होते हैं। तो आप देख सकते हो कि 25 क्वेश्चन 40 में से हैं, तो इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। करीब करीब मूल विधि के ही क्वेश्चन मानोगे तो आप इसमें से 15 क्वेश्चन, 12-15 क्वेश्चन इसमें मूल विधि के आते हैं, बाकी बचे हुए कॉन्स्टिट्यूशन के आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी 15 क्वेश्चन में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK और साइंस वाला पोर्शन रहता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पोर्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसी को देखते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूल विधि पहले कंप्लीट कराऊंगा। इसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर बात करें तो पॉलिटी वाला भाग जो है मैंने शुरू कर दिया है, जिसकी शायद 10 या 12 वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं और इसको आगे मैं जल्दी कंटिन्यू करूंगा। तो आप जो भी नए जुड़े हैं वो सारी वीडियोस पीछे से देखते चले आएं, जिससे कि सारे पोर्शंस आपके क्लियर हो जाएं। चलो, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, समझने वाला टॉपिक होगा। अगर यहाँ से हमें बेसिक समझ में आता है तो समझ लो आगे की जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर होती चली आएंगी। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सभी। तो आज का जो टॉपिक होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम क्या है वो देख लेते हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मूल विधि। हम आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं दोस्तों, मूल विधि की हम शुरुआत करते हैं। हिंदी में इसको मूल विधि ही बोलते हैं, मूल विधि। इंग्लिश में अगर इसको बोलना चाहो तो फंडामेंटल लॉ इसको बोल सकते हो आप, फंडामेंटल लॉ इसको आप बोल सकते हो। तो इसी को हम पढ़ेंगे। और इस फंडामेंटल लॉ में आज जो पहला टॉपिक होगा, जो इसका शुरुआती टॉपिक है, उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक कौन सा होगा, उस टॉपिक की बात करते हैं। तो वो होगा आपका भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिससे कि आपने सुना होगा, समझ में आ जाएगा आपको एक बार में ही,
इंग्लिश में बोलते हैं इसको शॉर्ट में आईपीसी, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में सीआरपीसी। ओके दोस्तों, ये आपने सुने होंगे आईपीसी और सीआरपीसी। तो इसमें इंपॉर्टेंट दोनों ही हैं, आईपीसी भी और सीआरपीसी भी। आईपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है, इसको क्लियर करेंगे और इसके अंदर जो धाराएं हैं उनकी बात करेंगे। सारे टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि इसी टॉपिक में से आपको करीब करीब 5-7 क्वेश्चंस देखने को पेपर में मिलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम जो लिखा हुआ है हमारा भारतीय दंड संहिता, क्या लिखा हुआ है, भारतीय दंड संहिता जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये भारतीय दंड संहिता को और क्या बोल सकते हैं हम, इसको हम बोल सकते हैं भारतीय दंड विधान। क्या बोल सकते हैं, भारतीय दंड विधान, इसको और हम बोल सकते हैं। इसके अलावा देखोगे इसका अरेबिक मीनिंग क्या होता है, इसको अरबी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अरबी में ताज-ए-रात हिंद। आपने अक्सर मूवी देखी होंगी, आप पुरानी मूवियों को देखोगे, मूवीज जितनी भी हैं पुरानी, तो इसमें जब जज सजा सुनाता है तो उसमें यही बोलता है ताज-ए-रात हिंद दफा 302 के तहत इस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जाती है। समझ में आ रहा है ना, मूवियां देखी है ना आपने, तो पुरानी मूवी में वो ताज-ए-रात हिंद ही बोलता है। एक्चुअल में इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता या भारतीय दंड विधान बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये ताज-ए-रात हिंद भी आपको समझ में आ जाएगा, जब जब मूवी देखोगे तो मेरी बात जरूर ध्यान आएगी कि मैंने क्या बताया था, इसका मतलब क्लियर हो रहा है आपको। तो देखोगे जो भारतीय दंड संहिता है जिसमें हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आईपीसी बोल रहे हैं। आईपीसी को इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन पीनल कोड। इस कोड को आप सेक्शन भी यहां पर कह सकते हो, क्या बोलते हैं, इंडियन पीनल कोड, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। अब देखो यहां पर जो सेक्शन का या कोड का मीनिंग है, यहां पर जो मीनिंग है इसका कोड का या सेक्शन का, यहां पर इसका मतलब एक्चुअल में जो होता है वो होता है धारा। क्या होता है, धारा, इसका मतलब यहां पर होता है। इंग्लिश में धारा को सेक्शन ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं। अब देखो ये धारा एक्चुअल में होता क्या है, ये क्वेश्चन पेपर में तो खैर नहीं आएगा, लेकिन जानकारी के लिए सारी चीजें जरूरी है। क्योंकि अगर हमें टर्म्स का मीनिंग पता होगा, जो वोकैबलरीज हैं, जो मीनिंग्स हैं, जो वर्ड्स हैं, अगर उनका एक्चुअल मीनिंग हमें पता हो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो हमें उस चीज को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो धारा एक्चुअल में क्या होती है, जो कंटिन्यू नंबर होते हैं, जो लगातार संख्याएं होती हैं, उन्हीं लगातार संख्या को किसी लॉ में जो आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो देखो ये धारा में लगातार संख्या होंगी, छोड़ी नहीं जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 करके कि इसमें कितनी धाराएं हैं, तो वो सारी धाराएं इसके अंदर चलेंगी। कंटिन्यू नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। जैसे कि धारा होती है ना, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो धारा, प्रवाह, धारा का प्रवाह होना, तो धारा का प्रवाह का मतलब ही होता है वो फ्लो हो रही है कंटिन्यू आगे की तरफ, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो देखो ये इंडियन पीनल कोड की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। इंडियन पीनल कोड में कितनी धाराएं हैं, 511 धाराएं हैं। भाई कितने सेक्शन है इसमें, 511 सेक्शन है इंडियन पीनल कोड में। जबकि इसमें चैप्टर कितने हैं, इसमें अध्याय कितने हैं, इसमें 23 चैप्टर हैं। कितने हैं, 23 इसमें चैप्टर हैं। इनको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, अध्याय। अध्याय 23 अध्याय हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, धारा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि जो हमारी भारतीय दंड संहिता है, उस भारतीय दंड संहिता में जिसको हम इंडियन पीनल कोड या आईपीसी बोलते हैं, उसमें 551 तो धारा है। क्वेश्चन बन गए आपके लिए पेपर में, इंपॉर्टेंट हो गया, ये पेपर में आ सकता है। और इसमें चैप्टर कितने हैं दोस्तों, इसमें चैप्टर 23 हैं और धाराएं कितनी है, 511 हैं। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो रही होगी। अब देखो इसी तरीके से अगर हम सीआरपीसी की बात करें, एक चीज और समझ लो यहां पर, जैसे इंडियन पीनल कोड है, तो ये इंडियन पीनल कोड कब आया था, ये कब बना था, तो ये इंडियन पीनल कोड से, इसको एक्चुअल में आगे हम जब बोलते हैं तो इंडियन पीनल कोड 1860 बोला जाता है। कब बना था, 1860। ये पेपर में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन पीनल कोड कब लागू किया गया था, तो आंसर होगा इसका 1860।
इसी तरीके से अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता। अगर इसकी इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। क्या बोलते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये भारतीय दंड संहिता ये है, ये 1973 में आई थी, 1973। कब आई थी, 1973 में नई सीआरपीसी को लागू किया गया था। तो इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर ये कब आया, 1973। जबकि इंडियन पीनल कोड कब का है, ये है आपका 1860 का। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है बात। तो इंडियन पीनल कोड एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले थोड़ी सी और मैं बात कर लूं कि यहां पर अगर बात की जाए मूल विधि में, जैसे हम भारतीय दंड संहिता या दंड विधि पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा जो विधि थी, पहला हमारा जो विधि आयोग था, क्योंकि ये किसी विधि आयोग ने ही बनाए होंगे, तो हमारा जो पहला विधि आयोग था वो 1834 में बना था। हमारा पहला विधि आयोग कब बना था, 1834 में। ये सारे के स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारा जो पहला विधि आयोग था, सभी पॉइंट को नोट करते चले आओ, जितने पॉइंट मैं बोलता हूं काफी इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, कि आपसे पूछ लेगा प्रथम विधि आयोग कब बना था। प्रथम विधि आयोग, अगर दोस्तों प्रथम विधि आयोग की अगर बात की जाए तो ये 1834 में बना था। कब बना था, 1834 में ये बना था। जब 1834 में ये बना था तो प्रथम विधि आयोग के चेयरपर्सन कौन थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। या तो आप चेयरपर्सन भी ले सकते हो, यहां पर आप अध्यक्ष भी बोल सकते हो। तो इसके जो चेयरपर्सन थे उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था, लॉर्ड मैकाले। इसके लॉर्ड मैकाले इसके चेयरपर्सन थे, और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही, लॉर्ड मैकाले जब चेयरपर्सन थे उन्हीं की अध्यक्षता में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तो इस तरीके से अलग अलग करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये ड्राफ्ट कब तैयार किया गया इसका, ये चेयरपर्सन कौन था, प्रथम विधि आयोग बना कब था। तो इसकी सारी डेट आपको याद रखनी है, सभी डेटों को याद रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, ये प्रथम विधि आयोग के तहत जो कानून बनाए गए थे, जो हमारा दांडिक संग्रह बना था, इसको हम क्या बोलते हैं, दांडिक संग्रह। दांडिक संग्रह, जो दांडिक संग्रह बना था, यह सबसे बड़ा दांडिक संग्रह, सबसे बड़ा दांडिक संग्रह। मैं इस तरीके से कह सकता हूं इसको कि विश्व का सबसे बड़ा दांडिक कानून। देखो इस पॉइंट को नोट करना, मैं जो बोल रहा हूं, विश्व का सबसे बड़ा दांडिक कानून हमारा ही है, जो विधि आयोग के तहत बनाया गया था। और ये है कौन सा हमारा दांडिक कानून जो विश्व का सबसे बड़ा है, तो है वो दोस्तों आईपीसी। कौन सा है, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड जो दांडिक कानून है, जो दंड देने के लिए कानून बनाया गया है, ये विश्व का सबसे बड़ा दांडिक कानून है। इस पॉइंट को आप नोट करोगे, जो पॉइंट मैंने बोला है। अब देखो यहां पर आईपीसी की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हो, ध्यान से समझना, जो मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल से ही सारी चीजों को मैं क्लियर करूंगा, जिससे कि आपकी सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। कि मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हो या कोई काम कर रहे हो, और उस काम को करते समय आपको ऐसा लगे कि जो मैं काम कर रहा हूं ये काम गलत है, ये काम सही नहीं है। तो ऐसा कोई काम जो गलत है, जो उनको ऐसा लगा कि ये गलत काम है, उसे हमारी आईपीसी में पनिशेबल बना दिया गया है। उसे हमारी आईपीसी इंडियन पिनल कोड में उसे दांडिक बना दिया गया है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं दूं, एग्जांपल से बात समझ में आती है। जैसे मान लो आप किसी हाईवे पर चल रहे हो, तो हाईवे पर आपने देखा होगा कि हाईवे पर स्पीड लिमिट्स लिखी होती हैं कि भाई आप 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाएं, सावधानी से चलें। 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाएं, सावधानी से चलें।
अगर आप उस स्पीड लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपको खुद भी ये फील होगा अंदर कि भाई इतनी स्पीड थी, इस स्पीड लिमिट को मैंने क्रॉस कर दिया है, कुछ गलत तो हो रहा है। तो इस अगर स्पीड लिमिट को हम क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब कुछ गलत हुआ। कुछ गलत हुआ तो ये क्या हो गए, हम पनिशेबल हो गए, हमने दंड मिलेगा इसके लिए। तो अब इसके लिए क्या दंड होगा, इसके लिए सजा क्या होगी, सजा का प्रावधान कहां है, तो ये चीज देखने के लिए हमको कहां पर जाना पड़ेगा, आईपीसी के अंदर जाना पड़ेगा। आईपीसी के पन्ने हमको पलटने पड़ेंगे जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आईपीसी अंडर सेक्शन 279, मैं क्या बोल रहा हूं, आईपीसी अंडर सेक्शन 279, आईपीसी की धारा 279 के तहत अगर कोई व्यक्ति रश ड्राइविंग करता है, ठीक है, कैसी ड्राइविंग करता है, रश ड्राइविंग करता है, मतलब ड्राइविंग करते समय वो नियमों का उल्लंघन करता है, नियमों को तोड़ता है, कानून को तोड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति को आईपीसी की धारा अंडर सेक्शन 279 के तहत 6 महीने की जेल हो सकती है। देखो इस बात को समझो जो मैंने आपसे बोला है कि आईपीसी का मतलब क्या है। आईपीसी यही बताना चाह रहा है कि आपने कुछ गलत किया है तो उस गलत काम के लिए आपको क्या सजा होगी, आपके लिए क्या क्या उसके लिए दंड मिलेगा, यही कौन बताता है, आईपीसी बताता है, इसी को हम आईपीसी कहते हैं। तो एग्जांपल मैंने क्या दिया इसका कि अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो उस गलत काम के लिए आपको कुछ सजा मिलेगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया इसका कि अगर आप रश ड्राइविंग करते हो, अगर ड्राइविंग करते समय आप कानून फॉलो नहीं करते हो, जैसे कि आपने स्पीड लिमिट क्रॉस की, तो उस स्पीड लिमिट को क्रॉस करने के तहत आपको अंडर सेक्शन 2079 के तहत 6 माह की जेल हो सकती है, 6 महीने की जेल हो सकती है। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा पेपर में कि बताइए आप अगर स्पीड लिमिट क्रॉस करते हो तो आईपीसी की कौन सी धारा के तहत आपको 6 महीने की जेल हो सकती है, या ये पूछ लेगा कि आईपीसी की धारा 279 के तहत कितने महीने की जेल हो सकती है, आपको पूछ सकता है ना भाई। बिल्कुल ऐसे ही समझ लो जैसे आप रेड लाइट क्रॉस कर देते हो तो रेड लाइट क्रॉस करने पर आपको क्या होता है, जुर्माना होता है नहीं होता। भाई आपने रेड लाइट क्रॉस की और जैसे ही रेड लाइट क्रॉस करी समझ लो आपको जुर्माना हो गया, आपके यहां ऑनलाइन चालान आ जाएगा आपके लिए। तो बिल्कुल ये सारी की सारी चीजें कहां पर लिखी हुई हैं, आईपीसी की धारा में लिखी हुई हैं। अब देखो इसमें आगे हम ये समझते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैं सीआरपीसी अभी समझाऊंगा अलग से कि सीआरपीसी एक्चुअल में है क्या। जैसे मैंने आपको समझाया कि आईपीसी क्या है वैसे सीआरपीसी समझाऊंगा। तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं एक बारी दोस्तों। लेक्चर में कोशिश करूंगा छोटा ही रहे जिससे कि आपको क्लासेस समझ में आए, लेकिन मजा बहुत आएगा आपको। तो देखोगे अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करता हूं, आईपीसी और सीआरपीसी का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस की अगर बात करें दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो लॉ होते हैं, हमारे कानून जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लॉ, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ लॉ। टाइप्स ऑफ लॉ, थोड़ा और डिस्टर्बेंस हो रहा होगा शायद तो देख लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ लॉ, तो देखो टाइप्स ऑफ लॉ कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपके 2 प्रकार के लॉ, हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक को बोलते हैं हम सब्सटेंटिव लॉ। क्या बोलते हैं हम, सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव सॉरी यहां गलत हो गया, सब्सटेंटिव लॉ। और दूसरा जो लॉ होता है इसमें, इसको बोलते हैं हम प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया विधि, मौलिक विधि। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मौलिक विधि। मौलिक विधि। और दोस्तों इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रक्रिया विधि। ध्यान से समझते रहना, मैं जितनी भी चीजें समझाऊं, जितना मैं पढ़ा दूं समझ लेना, आपके लिए एसआई के लिए इनफ है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो देखो लॉ यहां पर 2 प्रकार के होते हैं। एक मैंने लॉ का नाम क्या बताया, सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ को हिंदी में क्या बोलते हैं, मौलिक विधि। दूसरा बताया मैंने प्रोसीजरल लॉ, इसको क्या बोलते हैं, प्रक्रिया विधि। अब देखो यहां पर अगर मैं सब्सटेंटिव लॉ की बात करूं तो सब्सटेंटिव लॉ भी 2 प्रकार का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तो सिविल लॉ,
सिविल लॉ, और दूसरा क्या होता है, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ देखो इनको अगर मैं अरबी में चला जाऊं तो अरबी लैंग्वेज में इनको क्या बोलते हैं, दीवानी कानून, दीवानी विधि, और इसको क्या बोलेंगे हम, फौजदारी कानून, फौजदारी विधि। ठीक, इतना आपने पढ़ा ही होगा शायद, अगर कभी थोड़ा बहुत आपने कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा है तो कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी बातें तो पढ़ ही लेते हैं। तो देखो एक सब्सटेंटिव लॉ सॉरी, दो प्रकार के होते हैं, दीवानी विधि और फौजदारी विधि। अब यहां पर देखोगे कि जो दो लॉ लिखे हुए हैं, जिसमें एक लिखा है सब्सटेंटिव लॉ, मौलिक विधि, जो हमारा मूल कानून होता है, प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रिया विधि, कि हमें किस विधि, हमें जो आगे प्रोसेस करना है वो कैसे करना होगा, वो प्रोसीजरल लॉ होता है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए आईपीसी इसके अंदर कौन सा लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है, या सीआरपीसी, इनमें से कौन सा लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है। तो आंसर होगा इसके अंदर कि सब्सटेंटिव लॉ जो होता है ये आईपीसी होता है, क्योंकि आईपीसी जो होता है आपका ये मौलिक कानून होता है, जबकि प्रोसीजरल जो होता है ये प्रक्रिया विधि है, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है दंड प्रक्रिया संहिता लिखा हुआ है, तो ये प्रक्रिया विधि है। ये कौन सा है, सीआरपीसी। ध्यान से समझो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये बताया है। तो आपको ये समझ में आ गई कि आईपीसी जो सब्सटेंटिव लॉ है इसको हम दो पार्ट्स में लेकर चलते हैं, एक तो हम दीवानी कानून के तहत और एक फौजदारी कानून के तहत इसको हम यूज करते हैं। इनके प्रोसेस क्या होंगे, इनकी प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से इनका प्रोसेस चलेगा, वो सीआरपीसी में हमको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ आईपीसी इनके अंदर क्या करेगा कि इनमें दंड का प्रावधान क्या है, दंड कैसे दिया जाएगा, ये आईपीसी में, वो दंड देने के बाद क्या प्रोसेस रहेगा, वो प्रक्रिया क्या होगी, वो किस में देखना पड़ेगा, हमको सीआरपीसी में देखना पड़ेगा। तो इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी कि आपको मैंने क्या बताया, आईपीसी कौन सा है, सब्सटेंटिव लॉ, सीआरपीसी कौन सा है, प्रोसीजरल लॉ। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईपीसी का मेन काम क्या होता है, जैसे मैं आपके लिए अभी बता रहा था। भाई सारी चीजों को आप यहां पर स्क्रीनशॉट जरूर करते चले आए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो उसको। तो आईपीसी का मेन काम क्या होता है, एक तो अपराध की परिभाषा, लिख लो भाई ये बात, अपराध की परिभाषा क्या होगी, ठीक है, और दूसरा दंड का प्रावधान। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो बताया आपको कि आईपीसी का काम क्या है, मेनली काम आईपीसी का है कि अपराध को परिभाषित करना, कि जो आपने अपराध किया है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, और दूसरा होता है दंड का प्रावधान क्या होगा, कि दंड कि कैसे दिया जाएगा। दो चीज आईपीसी के अंदर आपको देखने मिलेंगी। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन, बहुत बिग क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि अपराध एक्चुअल में होता क्या है, अपराध हम बोलते किसको हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, तो सिर्फ मैं अपराध के बारे में ही बात करूंगा आपसे यहां पर। देखो एक्चुअल में अपराध किसको बोलते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर समझते हैं। जैसे मान लो कि आप इस तरीके से मान लेते हैं कि एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं इसका, कि 5 लोग हैं, काफी अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से समझना कि 5 लोग हैं और 5 लोग मिलकर एक इस तरीके से बनाते हैं कुछ प्रोग्राम कि चलो आज किसी से हम रास्ते में चलते हुए व्यक्ति से कुछ हम छीनते हैं, कुछ उससे लूटपाट करते हैं जिससे कि हमें कुछ मिल जाए। वो 5 लोग निकलते हैं और वो 5 लोग जाकर कोई रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति है, महिला है या कोई आदमी है, उसको रोकते हैं और रोक के उससे जो भी उनके पास तमंचा है, गन है, उसकी कनपट्टी पे रख देते हैं और उससे जो भी उसके पास पर्स है, चेन है, मोबाइल है, जो भी उससे छीनने वाला सामान है उसको छीन लेते हैं। अब भाई जिस आदमी से इन्होंने सामान छीना है वो आदमी क्या करेगा, बाद में वो जाएगा पुलिस के पास, पुलिस में जाके वो कंप्लेंट करेगा। तो पुलिस क्या करेगी कि कोई पत्रकार होगा उसे बुलाएगी, भाई पेपर न्यूज वाले तो आ ही जाते हैं, और उसमें निकलवा देगी कि भाई इसके साथ ऐसे हुआ है। तो पेपर वाला क्या लिखता है इसके अंदर कि 5 लोगों ने एक व्यक्ति को सरेराह लूटा, ये लिखा होता है ना पेपर के अंदर, ध्यान से पढ़ना पेपर को कभी, कि 5 व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यक्ति को सरेराह लूटा। ऐसे करके मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं यहां पर साथ के साथ। मान लो 2 व्यक्ति हैं,
और दो व्यक्ति योजना बनाते हैं कि चलो कहीं किसी बैंक को या किसी मॉल को या कहीं जाके हमें कुछ लूटपाट करनी है। दो व्यक्ति जाते हैं, रात का समय है, ध्यान से सुनना एग्जाम्पल सारे पॉइंट। दो व्यक्ति योजना बनाते हैं रात के समय और वो एक बैंक का ताला तोड़ते हैं और बैंक में घुस के बैंक से 5 करोड़ रुपए निकाल लाते हैं। अब देखो, जैसे ही पता चलेगा कि बैंक से 5 करोड़ रुपए निकाले हैं तो पत्रकार वगैरह सब पहुंच जाएंगे। तो पेपर में क्या लिखा हुआ आएगा कि बैंक में 5 करोड़ की डकैती हुई, ये लिखा आता है ना। ध्यान से समझना मैं क्या बोला। तो क्या दोस्तों वहां पर सरे राह लूटा, ये वर्ड सही है, और यहां पर बैंक में डकैती हुई, ये वर्ड सही है क्या? तो इसका आंसर होगा नहीं, ये दोनों ही गलत हैं। अब ये गलत हैं तो सही आंसर इसका क्या होगा, इसका सही प्रावधान हमें क्या होगा? तो इसको सही प्रावधान, सही आंसर खोजने के लिए हमें फिर से आईपीसी के पन्ने पलटने होंगे, इंडियन पेनल कोड के पन्नों को पलटना होगा और उसके कानून में जाकर देखना होगा कि अगर 5 लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति को लूटते हैं चलते हुए को, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, उसे क्या बोला जाता है। और 2 व्यक्ति मिलकर अगर रात में ताला तोड़कर बैंक से पैसा निकालते हैं तो उसे क्या बोला जाता है। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको आईपीसी के सेक्शन में कि अगर 5 लोग मिलकर किसी व्यक्ति को रोकते हैं और उससे चैन पर्स वगैरह छीन लेते हैं तो इसे लूट नहीं बोला जाएगा, इसे डकैती बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? डकैती। अगर 5 लोग, कम से कम 5 लोग किसी चीज में शामिल हैं, अगर वो कोई चोरी करते हैं, किसी को लूटते हैं, तो उसे लूटना नहीं बोला जाएगा, उसे डकैती बोला जाएगा। ठीक है। और हमारी आईपीसी की धारा कहती है कि 2 लोग मिलकर कभी भी डकैती नहीं डाल सकते। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को कि 2 लोग मिलकर कभी भी डकैती नहीं डाल सकते। डकैती करने के लिए कम से कम 5 लोगों का होना आवश्यक है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। तो ये क्या होगा फिर? ये रात में इन्होंने बैंक से 5 करोड़ रुपए जो लूटे हैं, अब इसे क्या बोलेंगे? तो आईपीसी का धारा इसमें कहती है कि अगर बिना डराए धमकाए अगर कोई पैसा लूटा जाता है, पैसा निकाला जाता है, तो उसको चोरी कहा जाता है। जिसे यहां पर इन 2 लोगों ने रात में लूटा, रात में बैंक का ताला तोड़ा, किसी को धमकाया नहीं, किसी को डराया नहीं, ताला तोड़ा, चुपचाप घुसे और पैसे निकाल लाए, तो इसे डकैती नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? चोरी बोलेंगे। अगर यही काम दिन में हुआ होता बैंक के अंदर कि 2 लोग जाते और 2 लोग जाने के बाद जितने भी कर्मचारी थे बैंक के, उनकी कनपट्टी पे तमंचा रख देते, ठीक है, और तमंचे के बल पर उन्हें डराकर धमकाकर वो 5 करोड़ रुपए निकाल लाते, तो क्या अब भी इसको चोरी बोलते? नहीं, अब इसको लूट बोलते। क्या बोलते? लूट। तो लूट होती है जब 5 से कम व्यक्ति हो और डरा के धमका के वो काम किया जाए तो उसे लूट। 5 से कम व्यक्ति हो लेकिन डराया धमकाया नहीं जाए तो उसे चोरी, और 5 व्यक्ति अगर करें तो उसे बोलेंगे हम डकैती। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? तो ये सारी चीजें हमको कहां मिलेंगी देखने के लिए? आईपीसी में मिलेंगी, इंडियन पिनल कोड के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके सेक्शन में सारी चीजें लिखी हुई हैं। एक और एग्जांपल मैं इसको दे देता हूं आपके लिए। मान लो कि अगर ऐसे मान लेते हैं कि किसी गाड़ी में बैंक के पैसे जा रहे हैं, तो उसके अंदर कौन होता है? एक गार्ड होता है, एक ड्राइवर होता है, वो पैसे लेके जा रहे होते हैं बैंक के। अगर मान लो वो पैसे लेकर बैंक के चले और गार्ड रास्ते में उतर गया, या फिर दोनों ही पैसे लेकर बैंक ना पहुंचे और गाड़ी को लेकर कहीं चले गए, वो पैसा बैंक में देना था, एक्चुअल में वो पैसा बैंक में नहीं दिया उन्होंने और उनकी नीयत खराब हुई, पैसे को लेकर चले गए। तो अब इन्होंने एक अपराध तो किया, तो अब इस अपराध को क्या बोलोगे? डकैती, चोरी या लूट? भाई क्या बोलोगे? बताओ जल्दी। हैं? अगर उन्होंने गाड़ी को लेके चले गए, उनकी नीयत खराब हो गई, पैसे को लेके भाग गए वो, अब इसे क्या बोलोगे? डकैती, चोरी या लूट? तो दोस्तों इसको तीनों में से कुछ भी नहीं बोलेंगे। ना इसको डकैती बोलेंगे, ना इसको चोरी बोलेंगे, ना इसको लूट बोलेंगे। ये एक दूसरी तरह का अपराध है जिसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्या बोलते हैं? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देखो
मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इसको बोला जाता है, या इसको हिंदी में, इसको अरबी में बोलते हैं अनायत में खनायत। ठीक है, आपराधिक न्यास भंग, हिंदी में क्या बोलेंगे, आपराधिक न्यास भंग इसको बोला जाएगा। तो एक दूसरी तरीके का अपराध है। तो देखोगे हमने यहां पर सारी चीजों को इसको देखा कि यहां पर किसके तहत हमको क्या हुआ, यहां पर प्रावधान कि किस चीज को चोरी बोलते हैं, कब लूट होती है, कब डकैती होती है, और जब यहां पर कोई पैसा लेके भाग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो समझ में आ रही होंगे सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट मैंने आपको समझाए। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले दो, थोड़ी सी और इसमें चीज बची हुई है, इसको हम खत्म करके आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां पर हमने ये समझ लिया अपराध हुआ, अपराध के लिए क्या दंड दिया जाएगा ये भी हमारी समझ में आ गई। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर दे देता हूं आपके लिए कि दंड कैसे दिया जाएगा। मान लो हम चोरी वाला ले लेते हैं कि चोरी की किसी ने, जैसे मैंने बैंक का आपको एग्जांपल दिया कि 5 करोड़ रुपए उसने लूटे, तो इसको क्या बोला गया, चोरी। तो इसके लिए आईपीसी सेक्शन, अब देखो यहां पर हम अगर आईपीसी की धारा को खोलेंगे तो यहां पर आईपीसी अंडर सेक्शन 379 के अंदर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे आईपीसी की धारा 379 के तहत सजा का प्रावधान है, और वो सजा उसे 3 वर्ष की हो सकती है और उसके लिए जुर्माना भी हो सकता है, उसके लिए कुछ पैसा भी इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, चोरी। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर की बताई गई है कि अगर 379 की आईपीसी की जो अंडर सेक्शन है, जो धारा है, इसमें बताया गया है कि ये जो चोरी हुई है ये आउटडोर हुई हो। आउटडोर का मतलब है घर के बाहर, बिल्डिंग परिसर के बाहर ये चोरी हुई हो, तब 3 साल का प्रावधान है। लेकिन अगर यही चोरी किसी घर में, किसी बिल्डिंग में, किसी परिसर में हुई होती तो यही आईपीसी की धारा 380 में दिया गया है कि उस व्यक्ति को 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। समझो भाई, दोनों चीजों में अलग अलग दिया है कि अगर चोरी घर, बिल्डिंग और परिसर के बाहर हुई है तो उसके लिए आईपीसी की धारा 379 कहती है कि उसे 3 साल की सजा और कुछ जुर्माना। लेकिन अगर यही चोरी बिल्डिंग, परिसर और घर के बाहर हुई, घर के अंदर हुई है, तो आईपीसी की धारा 380 के तहत उसे 7 साल की सजा और जुर्माना होगा। मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आ रही होगी। तो आईपीसी के अंदर क्या है, आईपीसी के अंदर अपराध की परिभाषा क्या है, और आईपीसी ये बताता है कि फिर उसके लिए दंड का प्रावधान क्या होगा। आईपीसी हमें समझ में आ गई। तो सीआरपीसी क्या है फिर यहां पर? सीआरपीसी अब हमें यह बताता है कि जो अपराध हुआ और उसके लिए जो दंड दिया गया, उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी। अब प्रक्रिया में क्या क्या इसके अंदर आएगा कि यहां पर भाई पुलिस का काम क्या होगा, यहां पर मजिस्ट्रेट का काम क्या होगा, यहां पर वकील का काम क्या होगा, उसके लिए समन कैसे जारी किया जाएगा, उसकी गिरफ्तारी कैसे होगी, ठीक है, उसके लिए जेल में कैसे व्यवस्थाएं दी जाएंगी। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं, जो प्रक्रियाएं चलेंगी एक अपराधी के साथ, वो प्रक्रियाएं कहां पर चलेंगी, आपकी सीआरपीसी के तहत चलेंगी। तो आज का जो लेक्चर था दोस्तों, वो था आईपीसी और सीआरपीसी को बताना ये होती क्या है, बहुत बेसिक सी चीज बताइए। अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि यहां पर हम लॉ किस तरीके से, यहां पर विधि का प्रकार क्या होता है, किस तरीके से कानून बनाया जाता है। तो ये सारी चीजों को हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखोगे आज की क्लास आपको अगर समझ में आई हो तो जरूर कमेंट करना, बताना कैसी लगी, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। अगले टॉपिक को जरूर ध्यान रखें। अगला टॉपिक होगा रूल ऑफ लॉ, जहां से पेपर में क्वेश्चंस आता ही आता है, यहां से भी आता है भाई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ। अगले टॉपिक में मैं पूरे डिस्कस करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा रूल ऑफ क्या होता है, लॉ क्या होता है। जैसे कि आईपीसी और सीआरपीसी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी एग्जाम्पल के थ्रू। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मैं आपसे लेता हूं विदा दोस्तों, जय हिंद।